बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन केमिस्ट्री क्लास 9 की न्यू बुक के थर्ड चैप्टर के छठे लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर में हमने चंद एक टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड को डिस्कस किया था, जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड को डिटेल में स्टडी किया, फिर हमने कोवेलेंट बॉन्ड को डिटेल में स्टडी किया और उसकी टाइप्स को भी स्टडी किया। आज से हम एक और टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है मेटेलिक बॉन्ड। जिस तरतीब से बुक के अंदर इसका डाटा लिखा गया है उसी तरतीब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तवज्जो के साथ इस लेक्चर को सुनेंगे। इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। हमने कहा कि ये भी क्या है, एक टाइप होती है केमिकल बॉन्ड की जो कि पॉजिटिव चार्ज आइंस के दरमियान बनता है बाय द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। कि ये एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज आइंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं बाय द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है जी? अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, कि ये एक केमिकल बॉन्ड की टाइप होती है जिसमें क्या होता है, इन विच पॉजिटिव चार्ज आइन, पॉजिटिव चार्ज्ड आइंस बाउंडेड टुगेदर by the mobile electrons, by the mobile electrons। ठीक है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन की मदद से पॉजिटिव चार्ज आइंस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जिस बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए होते हैं वो हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड होता है और ये मेटल एटम्स के दरमियान होता है। आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, मेटेलिक बॉन्ड, मेटल्स के अंदर पाया जाने वाला बॉन्ड। अब इस बॉन्ड के नतीजे में जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम बोलते हैं मेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं जी? मेटेलिक कंपाउंड्स। ये जो मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं ये टोटली डिफरेंट होते हैं आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स से। इसकी वजह से ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द मेटेलिक एटम्स, कि ये जो होते हैं आर टोटली डिफरेंट होते हैं इनसे, फ्रॉम आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, फ्रॉम आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, ड्यू टू द different type of binding forces, different types of binding forces present among the metallic atoms। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन को स्टडी किया और इनके नतीजे में बनने वाले कंपाउंड को मेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। और मेटेलिक कंपाउंड टोटली डिफरेंट होते हैं आयनिक कंपाउंड से और कोवेलेंट कंपाउंड से। किसकी वजह से डिफरेंट होते हैं वो वजह भी मैंने आपको बताई, ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द मेटेलिक एटम्स। ठीक है, हमने कहा कि ये बॉन्ड मेटल्स के दरमियान होता है, तो मेटल्स क्या होते हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करेंगे। मैंने पहले आपको कहा जिस तरतीब से दिया गया है मैं उसी तरतीब से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो हम कहते हैं कि मेटल्स शो मेटेलिक लस्टर। मेटल्स क्या करती हैं जी? शो करती हैं मेटेलिक लस्टर। ठीक है, इनमें चमक होती है। जहां से भी आप मेटल को कट करेंगे तो आपको वहां से चमक दिखाई देगी। मेटल्स शो मेटेलिक लस्टर। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो मेटेलिक एटम्स होते हैं हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं। नीचे वही लिख लें कि मेटल्स आर हार्ड एंड हैवी। मेटल्स आर हार्ड एंड हैवी। ठीक है, बहुत सख्त होती हैं, बहुत भारी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज है इनकी? कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि ये हरारत और बिजली के, या जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसके क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं।
ये चंद एक प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है जी? मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स, वायर्स एंड शीट्स बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके आप मेटल्स को वायर्स के अंदर अप्लाइंग प्रेशर, वायर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं और शीट्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। यहां से डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन बनेगी मेटालिक बॉन्ड की, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। बहुत आसान है, इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि मेटल्स शो करती है मेटालिक लस्टर, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हार्ड एंड हैवी होती हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। मेटल्स को आप वायर्स और शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके। अब हम कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं या एटम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनको हम मेटल्स कहते हैं? ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी वो सारे के सारे मेटल्स होंगे। कि मेटल्स या एटम्स, मेटल एटम्स इस तरह लिख लें कि मेटल एटम्स हैव लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी के ऐसे तमाम एटम्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी वो सारे के सारे मेटल्स होंगे। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, इसको आप मजीद भी डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो हमने कहा कि मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसकी वजह से क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, मतलब आप मेटल के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, एटम्स लूज, मेटालिक एटम जो होते हैं वो लूज करते हैं देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इजीली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इजीली, आसानी के साथ। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट फर्मली अटैच्ड, बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रॉन्गरली हेल्ड या फर्मली हेल्ड। ठीक है, विद द न्यूक्लियस। कि मेटल के एटम जो होते हैं उनके वैलेंस शेल में से आप आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मजबूती के साथ जुड़े हुए नहीं होते, क्योंकि आसानी के साथ निकल जाते हैं, इसी वजह से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम की जो मिसाल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल है, वो कौन सी मेटल है जी? सोडियम मेटल है। कि इन सोडियम मेटल, हमारे पास जो सोडियम मेटल है उसमें हर सोडियम का जो एटम है, ईच सोडियम एटम इज सराउंडेड, कि वो घिरा हुआ होता है बाई 8 अदर सोडियम एटम्स, 8 अदर सोडियम एटम्स। कि सोडियम मेटल में, ठीक है, एक जो सोडियम हमारे पास होता है वो 8 और सोडियम एटम से घिरा होता है। किस तरह से? ये हमारे पास मैं कह देता हूं कि सोडियम है, ठीक है, इसके गिर्द 8 और सोडियम एटम होते हैं। ठीक है, एक हो गया, 2 हो गए, ठीक है, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7 और यहां पर 8। ठीक है, इस तरह से सोडियम मेटल का जो एक एटम होता है उस एक में जो सोडियम है वो 8 सोडियम एटम से घिरा होता है, सोडियम एटम से। अब आपको पता है कि इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन ये यहां से निकाल देता है। इसके वैलेंस शेल में से भी एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो बाहर निकल आता है। इसके वैलेंस शेल से भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हमने कहा है कि उन्हीं को हम मेटल्स कहते हैं जो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो हर एक जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकाल देगा, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है ये हमने पहले भी पढ़ा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, हर एक एटम से जो निकले हुए हैं, ठीक है, ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इसी पॉइंट को आप नीचे लिख दे कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहां से निकले हुए हैं वो क्या होते हैं जी? आउटर इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली
बिटवीन द वैकेंट स्पेसेस, बिटवीन द वैकेंट स्पेसेस, कि जो इनके दरमियान खाली जगह मौजूद होती है ना, जो इनसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हुए हैं और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज आयन में तब्दील हो गए हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं फ्रीली अमंग द वैकेंट स्पेसेस। इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी पार्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं होता। ये नहीं है कि ये इसके साथ अटैच होगा या ये इसके साथ अटैच होगा, ये इसके साथ अटैच होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कि नो इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकुलरली, ठीक है, अटैच्ड विद अ न्यूक्लियस, ठीक है, अटैच्ड विद न्यूक्लियस। किसी खास न्यूक्लियस के साथ कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर अटैच नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं हर न्यूक्लियस की तरफ, मतलब हर एटम इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एट द सेम टाइम every electron is attracted by the nucleus, is attracted by each atom कह लें, ठीक है, या each atom nucleus, ठीक है। देखिए हमने तीन चीजें पढ़ी हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, कोई एक भी इलेक्ट्रॉन किसी खास न्यूक्लियस के गिर्द नहीं होता, बल्कि हर इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एटम उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि हम अब यहाँ बहुत सारे जो है ना इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, हर इलेक्ट्रॉन को इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो अ मेटल एटम अपीयर लाइक इन मेटल एटम कह लेंगे, इन मेटल एटम अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपीयर्स, कि एक मतलब हमें जो है ना समंदर नजर आएगा इलेक्ट्रॉन का चलता हुआ, ठीक है। कि अ मेटल एटम अपीयर्स, ठीक है, लाइक अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि ऐसा दिखाई देगा कि मेटल एटम में समंदर चल रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। जैसे मतलब हमारे स्कूल में ब्रेक होती है तो सारे बच्चे एकदम से भाग पड़ते हैं, इसी तरह से यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो भाग रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो ये चंद एक हमने इसकी एग्जांपल की मदद से स्टडी किया कि किस तरह से यहाँ पर देखें पॉजिटिव आयंस हैं और ये मूव कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ बाउंडेड हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो हमने डेफिनेशन में भी यही कहा था कि अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच पॉजिटिव चार्ज आयंस, कि ये हमारे जो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं आर बाउंडेड टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं बाय द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, कि ये जो दरमियान में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी वजह से। उम्मीद करता हूं कि आपको उधर जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है मैंने पॉइंट्स में बना के समझाने की कोशिश की है और आप इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। इसके बाद कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं और हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड है। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड का मतलब क्या है कि मेटालिक बॉन्ड कब ज्यादा ताकतवर होगा, किन एटम्स के दरमियान ज्यादा ताकतवर होगा, उसको हम देखते हैं। तो ये स्ट्रेंथ जो है मेटालिक बॉन्ड की वो डिपेंड करती है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड depends upon two factors, कि दो फैक्टर्स के ऊपर जो है मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड कर रही होती है। पहला फैक्टर क्या है जी और दूसरा फैक्टर क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन, कि कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं, जिसके ऊपर ज्यादा होंगे उसकी जो स्ट्रेंथ है मेटालिक बॉन्ड की उसमें ज्यादा होगी। मतलब किसी के ऊपर +1 है और किसी के ऊपर +2 है तो +2 वाले की जो स्ट्रेंथ होगी मेटालिक बॉन्ड की वो ज्यादा होगी। दूसरे नंबर पे क्या है जी, नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सेट्स फ्री बाय ईच एटम, कि उस एटम के अंदर मेटालिक बॉन्ड ज्यादा होगा जो ज्यादा मोबाइल इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर में से निकाल सकेगा। मतलब जिसके वैलेंस शेल में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें मेटालिक बॉन्ड होगा जिसके वैलेंस शेल में से कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये दो फैक्टर्स हैं, बहुत अच्छी तरह से आपने इनको याद कर लेना है। ये याद कर लेंगे तो नीचे वाले सारे क्वेश्चन आपको
आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, यही क्वेश्चन आपका इसी में से है कि वाई मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन मैग्नीशियम देन सोडियम, कि मैग्नीशियम के एटम के अंदर जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों? देखिए मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है ना वो 12 है और इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास सोडियम है ना उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप देखें कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा। तो ऊपर हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन सेट फ्री बाय ईच एटम, जिसमें से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसमें मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो उसने पूछा है कि व्हाई मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन मैग्नीशियम देन सोडियम। तो आप क्या कहेंगे कि इन मैग्नीशियम एटम इट हैज एबिलिटी टू सेट फ्री 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री। ठीक है, मतलब क्या है कि 2 पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और इसमें क्या बनेगा, 1 पॉजिटिव चार्ज बनेगा या 1 इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मैग्नीशियम के अंदर मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू सोडियम। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास दूसरा सवाल है व्हाई मैग्नीशियम हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन सोडियम, कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है देन सोडियम। यहां से आपको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब कम आपको मेल्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये मेटल सारी सॉलिड फॉर्म में होती हैं और सॉलिड पार्टिकल्स का ही या सॉलिड जो मैटर होता है उसी का ही मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसमें से सिर्फ आपको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो जल्दी निकल जाएगा। इसमें से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मतलब ज्यादा देर लगेगी। तो इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, ठीक है, इस वजह से हमें इसके ऊपर ज्यादा इसको मेल्ट करना पड़ेगा। तो इस मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोडियम। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि मेटल्स क्यों अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसका सिंपल जवाब है कि आप लिखेंगे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ फ्री, मोबाइल भी लिख सकते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि ट्रेवल करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी और हरारत को ट्रांसफर करने का सबब बनते हैं। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है कि हाउ मेटल्स कैन ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स। तो पहला पॉइंट हमने लिखा था कि मेटल्स आर ड्रॉन, यहां लास्ट लिखा था कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स बाय अप्लाइंग प्रेशर। क्यों? क्योंकि ये लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये जो मेटल्स के एटम्स होते हैं, मेटल्स आर अरेंज्ड, मेटल्स आर अरेंज्ड, ठीक है, इन लेयर्स, कि ये लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, तय होती हैं, मतलब इस तरह से इनकी तय होती है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़े होते हैं। तो जैसे ही आप इनके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो ये लेयर एक दूसरे से स्लिप कर जाती है, मतलब ये एक लेयर इधर आ जाएगी इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से ये लेयर एक दूसरे से स्लिप कर जाती हैं और इस वजह से इनको हम वायर्स और शीट्स में ड्रॉन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले में किया था कि कोवलेंट बॉन्ड किन एटम्स के दरमियान, किन एलिमेंट्स के दरमियान बनता है, आयनिक बॉन्ड किन एलिमेंट्स, किन एटम्स के दरमियान बनता है, यहाँ पर भी है। तो हमने पढ़ा था कि ये मेटल एटम्स के दरमियान बन रहा होता है। ठीक है, दूसरी चीज हमने कहा कि इसका जो है डिफरेंस क्या है, ये दोनों दूसरे दोनों कंपाउंड से डिफरेंट होता है, आयनिक कंपाउंड हो, कोवलेंट कंपाउंड हो, क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है, बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज।